नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक हम लोग देख रहे हैं। तो कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक को बारी बारी कंप्लीट किया जा रहा है। हमारे अतीत फर्स्ट के नाम से यह इतिहास की पाठ्यपुस्तक आती है। तो हम लोगों ने 1 2 3 4 4 चैप्टर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और एक जानकारी और बता दें कि अगर पूरी एनसीईआरटी की बुक को अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही कम कीमत पर आप लोग एनसीईआरटी की पुस्तकों को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं क्लास 1 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी की पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो वह उसके लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ISPCS फ्री मटेरियल्स के नाम से टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर लेंगे पूरी क्लास 1 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी की पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे कंप्यूटराइज नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हर सब्जेक्ट के लिए, हर परीक्षा के लिए और हर मीडियम में मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। तो आज हम हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है वह देखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 चैप्टर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 राज्य राजा और प्राचीन गणराज्य। राज्य राजा और प्राचीन गणराज्य यही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आप जानते हैं कि मैं ऐसे पढ़ाता हूं, मैं हर चैप्टर का आप लोग को टेस्ट सीरीज देता हूं और टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरी तरह से व्याख्या करके हर चैप्टर को कंप्लीट किया जाता है। इसी तरह से पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम अध्याय 5 पे आते हैं और 46 पेज पे है। आइए देखते हैं। तो देख लीजिए, यही चैप्टर है राज्य राजा और प्राचीन गणराज्य। यही चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग बुक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर आप लोग पूरी पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यह सब सारे पीडीएफ आप लोग को मिल जाएंगे और इस पूरे अध्याय को आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज मैं अध्याय 5 राज्य राजा और प्राचीन गणराज्य का पूरा टेस्ट सीरीज आपको कराता हूं। और टेस्ट सीरीज अगर आप लोग पूरी तरह से देख लेंगे तो यह चैप्टर आपका जो है यह कंप्लीट हो जाएगा। राज्य राजा और प्राचीन गणराज्य यह पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरी तरह से व्याख्या करके मैं बता देता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 5 राज्य राजा और प्राचीन गणराज्य का टेस्ट सीरीज देखते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक जितनी भी एनसीईआरटी की बुक है हिस्ट्री की, पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट किया गया था। एनसीईआरटी हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट किया गया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। और हमारा सेकंड चैनल है बुक्स अड्डा के नाम से हमारा एक और चैनल है, जिसमें मैं सिर्फ बुक्स के बारे में जानकारी देता हूँ। कंपटीशन की हर बुक्स के बारे में जानकारी देता हूँ। तो बुक्स अड्डा को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ मैं बुक्स अड्डा को ज्वाइन कर लेंगे तो मैं बुक्स के बारे में जानकारी देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं हर बुक्स का पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो बुक्स अड्डा को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक करिएगा। और आइए शुरुआत करते हैं। राज्य राजा और प्राचीन गणराज्य इस अध्याय को शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही प्रश्न है। पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है कि वेद संख्या में 4 हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। और यह जो भी पीडीएफ है, यह पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वेद संख्या में 4 हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है। विकल्प ए जो है वह सही है, ऋग्वेद। और इसकी व्याख्या देखिएगा, वेद संख्या में 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनमें सबसे प्राचीन वेद हैं। ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। 1028 सूक्त हैं करीब। और अच्छी तरह से, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, इंद्र, अग्नि और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम वनस्पतियों के देवता हैं। प्रश्न 2 देखिएगा, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। तो यह तो सही नहीं है, सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा नहीं की गई है। कुछ सूक्तों की रचना महिलाओं के द्वारा भी की गई है, स्त्रियों के द्वारा की गई है। तो पहला सही नहीं है। दूसरा देखिएगा, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, यह सही है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता है, न कि इन्हें पढ़ा जाता है। तो यह भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये कह रहा है। तो 2 और 3 सही है, 2 और 3 ही सही है, बाकी सही नहीं है। 2 और 3 जो है सही है, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिए, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे।
अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, अतः कथन 1 जो है वह गलत है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन्न होती थी। देखिए, प्राक संस्कृत का मतलब भी होता है प्राचीन संस्कृति। तो आज जो संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं या जानते हैं वह तो बहुत ही आसान है, सरल भाषा में, लेकिन पहले की जो संस्कृत थी वह बहुत ही कठिन होती थी। जितने भी जो भी पुराने ग्रंथ लिखे गए हैं, रामायण महाभारत, वह सभी प्राक संस्कृत में ही लिखा गया है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि उन्हें पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वो कभी कभी खुद को आर्य कहा करते थे। प्रश्न 3 देखिएगा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? तो सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना, ब्यास। तो देखिए, इसमें 5 नदियां हैं, तो गंगा और यमुना का उल्लेख सबसे कम बार हुआ है। गंगा और यमुना का उल्लेख एक बार ही हुआ है। तो 3 और 4 मतलब गंगा और यमुना का उल्लेख सबसे कम बार हुआ है, विकल्प सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक ही बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है तथा सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, तो यह तो सही है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थीं, यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में ही बांटा जाता था, यह भी सही है। तो देखिए, ये सही नहीं है। देखिए, युद्ध में जीता गया धन जो होता था सरदार और पुरोहितों के अलावा जन सामान्य में भी बांटा जाता था, तो यही जो तीसरा है यह सही नहीं है। चौथा देखिएगा, इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं थी, यह सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये कह रहा है, तो ए, बी और डी सही है, लेकिन सी जो है वह सही नहीं है, सी। आइए व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों और बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थीं जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थीं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होते थे, अतः कथन सी जो है वह गलत है। यज्ञ की आग में घी और अनाज, कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। यज्ञ की आग में घी की, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इस समय कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो इस तरह की विविधताएं थीं ऋग्वैदिक काल में। प्रश्न 5 देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान किया करते थे, तो यह तो सही है। दूसरा, राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूला करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में न तो राजा महलों में रहते थे और न ही राजा को कर वसूलने का अधिकार था। राजा ज़्यादा कर नहीं वसूलते थे, जो कुछ क्योंकि सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थी जो राजा पर नियंत्रण रखा करते थे। तो 1 और 2 जो दोनों है, 1 और 2 देखिए, तो 1 जो है वह सही है, लेकिन 2 जो है सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पुरोहित को कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऋग्वैदिक काल के राजा न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न ही उनके पास सेना थी, न ही वे कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार और उसकी शक्तियाँ सीमित थी। आभास होता है कि कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी अपने राजा को चुनती थी, अतः कथन 2 जो है वह गलत है। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है? पुरुजनयाविष, भरतजनयाविष, यदुजनयाविष। तो देखिए, तीनों जो शब्द मिलता है तीनों ऋग्वेद में मिलता है, तीनों 1, 2, 3 तीनों, विकल्प डी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों जन या विष का प्रयोग होता था। वैश्य शब्द विष से ही निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए इसे पुरुजन या विषजन या भरतजन या यदुजन कहा जाता था।
प्रश्न 7 देखिएगा, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे? शत्रु, विरोधी, अर या दस्यु? तो देखिए आर्य लोग जो होते थे अपने विरोधियों को दस्यु कहा करते थे। विकल्प डी, दस्यु कहा करते थे। इसकी व्याख्या देखिएगा, आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोला करते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब कुछ करना होता था। प्रश्न 8 देखिएगा, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणी कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणी कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। तो देखिए महापाषाणी सभ्यता जो थी यह सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं प्रचलित थी बल्कि कश्मीर में भी प्रचलित थी, जम्मू कश्मीर में भी प्रचलित थी। तो यह जो पहला है वह गलत है। दूसरा देखिएगा, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे और कुछ जमीन के ऊपर दिख जाते थे। तो यह तो सही है। 1 गलत है, 2 सही है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा, कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ही महापाषाण कहलाया। ये शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुई थी। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। अतः कथन 1 जो है वह गलत है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर दिखते थे। इस तरह के महापाषाणी कब्रों को ताबूत, सावधान या शिष्ट कहा जाता था। उसे ताबूत सावधान कहा जाता था या शिष्ट कहा जाता था, ऐसे महापाषाण को। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं? तो जमीन के भीतर की महापाषाणी कब्रों को कौन से दर्शाते हैं? गोलाकार सजाए हुए पत्थर या अकेला खड़ा हुआ पत्थर? तो देखिए गोलाकार सजाए हुए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर यही है जो महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं। तो 1 और 2 जो है वह सही है। 3 जो है सही नहीं है, 1 और 2 सही है, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिए, कभी कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर या कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है कि जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। प्रश्न 10 देखिएगा, सभी महापाषाणी कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतया मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता है। इन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो महापाषाणी कब्रों में मृतक को दफनाया जाता था उसमें मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। वह मिट्टी के बर्तन किस तरह के होते थे? तो वह मिट्टी के बर्तन जो होते थे काले और लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। विकल्प ए, काले व लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। लाल रंग से रंगे गए होते थे और काले रंग की डिजाइनिंग होती थी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इन कब्रों में सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तन को मृतकों के साथ दफनाया जाता था। यह एक ऐसी समानता थी जो लगभग सभी महापाषाणी कब्रों में मिलती है। इसके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। और अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें भी मिली हुई हैं। जैसे ब्रह्मगिरी में, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी है, वहाँ भी महापाषाणी संस्कृति मिली हुई है। तो वहाँ पर जो मिली है, वहाँ पर ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मन की प्राप्त हुए हैं। 33 सोने के मन की भी याद प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 11 देखिएगा, महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए महापाषाणी कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती थीं। अलग अलग चीज़ें दफनाई जाती थीं, इसलिए आप सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाती थीं। दूसरा देखिएगा, कुछ महापाषाणी कब्रों में एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं, यह भी सही है। कब्रों में गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें, यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। तो देखिए कब्र में दोबारा जाने के लिए रास्ता होता था, उसे डेथ होल नहीं पोर्ट होल कहा जाता था। तो यही जो है विकल्प डी यही गलत है, बाकी 1 ABC सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं, जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्यों की पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े हुए पत्थर चिन्हित किए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता होता था, बड़ा सुराख होता था, जिसे पोर्ट होल कहा जाता, पोर्ट होल। प्रश्न 12 देखिएगा,
इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहा करते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? तो देखिए इनाम गांव जो है आपका भीमा की सहायक नदी है घोड़ नदी के किनारे इनाम गांव है और यह महाराष्ट्र में है। और भीमा किसकी सहायक नदी है? तो देखिए भीमा की सहायक नदी है घोड़, उस नदी के किनारे है इनाम गांव। इसकी व्याख्या देखिएगा, इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहा करते थे। यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारी मिली है, जहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लिटाकर दफनाया जाता था तथा उनका सिर उत्तर की ओर होता था। तो कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे। मतलब शव को दफनाया जाता था, उनके साथ खाना या पानी रख दिया जाता था। मिट्टी के बर्तन या सोने चांदी के बर्तन भी रखे जाते थे। प्रश्न 13 देखिएगा, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खगोल से, व्याकरण से, चिकित्सा से, गणित से? तो देखिए चरक संहिता जो है आपका वह चिकित्सा से संबंधित है। विकल्प सी, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। तो देखिए इसकी व्याख्या देखिएगा, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। मतलब चरक संहिता में साफ साफ लिखा गया है कि मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या है वह 360 है, जबकि आधुनिक समय में 206 माना जाता है। तो देखिए 360 हड्डियां उन्होंने कैसे कहा? जो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से भी काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़कर यह संख्या बताई होगी। तो यह सब बातें हैं। तो कुल मिलाकर यह पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लास 6 हिस्ट्री हमारे अतीत का चैप्टर 5 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। तो इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरी एनसीईआरटी आपकी पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री आपकी ऐसी ही कंप्लीट किया जाएगी। और यह जो भी कुछ आप लोग देख रहे हैं, यह पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा जो सेकंड चैनल है बुक्स अड्डा को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उसमें बुक्स अड्डा में जो भी बुक्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बुक होते हैं उनके बारे में बताया जाता है और उसका पीडीएफ भी आप लोग को फ्री में अवेलेबल कराया जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।